जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 28। आज के लेक्चर में हम केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे। हमारा यही डिसाइड हुआ था ना, चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीक में चूँकि टर्म टेस्ट है तो अगले 2-3 दिन में हमने केस स्टडीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आज के लेक्चर में 5 केस स्टडी सेलेक्ट की हैं। उम्मीद है कि पाँचों कर लेंगे, वरना जितनी होगी केस स्टडीज़ वो अटैम्प्ट करेंगे। इन पांचों केस स्टडीज़ में जो कॉमन चीज़ है वो ये कि ये सारी की सारी केस स्टडी हमारे चैप्टर 6 से रिलेट करते हैं। बिल्कुल जो डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन अभी हमने चैप्टर कंप्लीट किया है उससे रिलेट करते हैं, ठीक है। और इसमें कोशिश किया मैंने सेलेक्ट ऐसे करूं कि हर केस स्टडी में डिफरेंट कंसेप्ट हो, ठीक है, ताकि कंप्रीहेंसिव हमारा प्रैक्टिस सेट बन सके। ये स्टार्ट करें जी। चलिए, सबसे पहले रिक्वायरमेंट कह रहे आइडेंटिफाई विच नॉर्मल फॉर्म इज वायलेटेड बाय द करंट सेल्स रजिस्टर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द रूल बीइंग ब्रोकन। यानी बताना है कौन सी नॉर्मल फॉर्म। तो मुझे इस रिक्वायरमेंट में नॉर्मल फॉर्म से पता चल गया कि ये नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। क्या पता चला हमें? नॉर्मलाइजेशन वाला चैप्टर है, ठीक है। फॉर्म वायलेट तो नॉर्मलाइजेशन आपको पता है, डाटा नॉर्मलाइजेशन कितनी तरह की होती है? 3 तरह की। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सबसे अहम चीज क्या होती है? हर सेल में एक ही वैल्यू हो, एटॉमिसिटी। और दूसरा रूल क्या था? हाँ, ईच नॉन की डिपेंड करे प्राइमरी की पे, ठीक है। नॉन प्राइमरी की डिपेंड करे हर एक प्राइमरी पे। ये इसी को बोलने का दूसरा एक तरीका ये है कि एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की हो, दो नहीं हो, ठीक है। ऐसा ना हो कुछ टेबल एक प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है और कुछ टेबल का हिस्सा दूसरी प्राइमरी की पे डिपेंड। और तीसरा डाटा नॉर्मल फॉर्म क्या थे कि एक नॉन प्राइमरी की दूसरी नॉन प्राइमरी की पे डिपेंड ना करे, प्राइमरी पे डिपेंड कर। ओके। और अगर कभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो तो इसका हल क्या है? एडिशनल रो ऐड करके हर रिकॉर्ड को अलग अलग कर दे। सेकंड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो तो इसका, हाँ जी, जो प्राइमरी की है, दो प्राइमरी की बन रही है अगर हमारी, तो उनको सेपरेट कर दें। और थर्ड नॉर्मल फॉर्म की वायलेशन हो रही है तो रूल क्या है? उसमें भी अलग कर दें। यानी जो डाटा नॉन प्राइमरी की पे डिपेंड कर रहा है उसको अलग कर दें, वो अलग टेबल के अंदर प्राइमरी की बन जाएगी। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ये ज्यादा डाटा को क्यों प्रमोट करती है? क्योंकि इसका फोकस जो है वो डाटा ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा मिनिमाइजेशन नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। असल चीज है कि डाटा ऑर्गेनाइज ऐसे हो कि जल्दी सर्च हो जाए, उसके ऊपर एनालिसिस ठीक परफॉर्म हो, ठीक है। स्टोरेज इतना बड़ा मसला नहीं है, एक्यूरेट प्रोसेसिंग ज्यादा बड़ा मसला है, ठीक है। इसीलिए जो फोकस होता है जनरली वो अरेंजमेंट्स के ऊपर होता है, डाटा अरेंजमेंट्स के ऊपर। अच्छा, फिर कह रहा है कि हमने कोई रूल वायलेट हो रहा है वो बताना है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ करेक्टेड सेल्स रजिस्टर एंड शो फॉर ईच ऑफ 3 ऑर्डर्स अबव हाउ द इंडिविजुअल रो वुड अपीयर। और फिर हमने बताना है कि करेक्टेड स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे उसने स्ट्रक्चर जो है ना पैराग्राफ फॉर्म में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आई कैप के जो मॉडल केस स्टडी क्वेश्चन जो हैं आई कैप के उसमें तकरीबन इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन उसने क्या किया है कि उसको टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट किया है। हम कोशिश करेंगे कि जो सोल्यूशन है ना उसमें टेबल को भी बना ले तो अच्छा है, ठीक है। कह रहा विलो ब्रोक होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ होम केयर प्रोडक्ट्स इन रावलपिंडी मेंटेन इट्स सेल रजिस्टर इन ए सिंगल टेबल। सेल रजिस्टर जो है वो सिंगल टेबल में मेंटेन करा। ये सिंगल टेबल ना मुझे कुछ थोड़ा सा खटक रहा है, क्योंकि एक ही टेबल की बजाय एक बड़ा, इसका मतलब सिंगल टेबल है तो बड़ा सा टेबल होगा, हर चीज उसमें फिट कर रहा होगा। जो एक बड़े टेबल से डाटाबेस के रूल्स क्या कहते हैं? एक टेबल से छोटे छोटे मल्टीपल टेबल ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक दूसरे से लिंक करना आसान हो जाते हैं जरूरत के वक्त। जिस टेबल का जिस दूसरे टेबल से लिंक है सिर्फ वही रेलिवेंट लिंक बने।
कह रहे फॉर ईच कस्टमर ऑर्डर द रजिस्टर रिकॉर्ड्स एन ऑर्डर आईडी, कस्टमर्स नेम एंड ए सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर कॉलम, सिंगल कॉलम, सिंगल प्रोडक्ट नहीं है, सिंगल प्रोडक्ट ऑर्डर कॉलम in which all items from that order are listed together separated by comma। कह रहे एक ही सेल के अंदर मैं सारी आइटम लिख देता हूं, प्रोडक्ट 1 लिखी कोमा लिखा, प्रोडक्ट 2 लिखी कोमा लिखा, प्रोडक्ट 3, ऐसे कोमा के जरिए से सेपरेट कर रहे हैं हम। यहां पे अब डाटा, आपको स्ट्रक्चर पता चल गया क्या है? जरा टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, टेबल का स्ट्रक्चर बनाया आपके ख्याल में क्या होगा? इसमें प्राइमरी की क्या होगी, प्राइमरी की क्या होगी, ऑर्डर आईडी, शाबाश। ये कुछ इस तरह होगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट ऑर्डर, ये इसका टेबल। कह रहा है सैंपल ऑफ करंट एंट्री शो दैट ऑर्डर 1001 placed by Imran Shah, list detergent floor cleaner, hand wash in a single cell, order 1002, ऑर्डर आईडी नहीं लिखा उसने, ऑर्डर नंबर, अच्छा ऑर्डर आईडी लिखा है पहला, सॉरी ऑर्डर आईडी, ठीक है ऑर्डर आईडी। तो ऑर्डर आईडी 1001 किसने प्लेस किया? इमरान शहजाद ने, ओके इमरान शाह ने। फिर इसके बाद उसमें क्या चीज लिखे? डिटर्जेंट कोमा, फ्लोर क्लीनर कोमा, हैंड वॉश इन अ सिंगल सेल। दूसरा क्या है? ऑर्डर 1002 प्लेस्ड बाय सबा खालिद, 1002 सबा खालिद, क्या है? टिश्यू बॉक्स, लिक्विड सोप, टिश्यू बॉक्स और क्या? लिक्विड सोप। और थर्ड कौन सा? 1003 किसने? जावेद भट्ट, इसने क्या खरीदा जी? शैम्पू। The newly appointed database consultant has observed that the table will not load cleanly into the company's new relational database and that product level sales reporting is currently impossible। कह रहा भैया ये सही तरीके से लोड नहीं हो रहा, रिपोर्टिंग नहीं हो रही, इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, भी रिपोर्टिंग नहीं हो रही, ये वाला टेबल हमारे मेन डाटाबेस के साथ जाके मर्ज नहीं हो रहा, हमारे मेन डाटाबेस के साथ मिल नहीं रहा, तो कुछ गड़बड़। IT ऑफिसर वांट्स टू अंडरस्टैंड व्हिच रूल इज बीइंग ब्रोकन एंड व्हाट द करेक्टेड टेबल स्ट्रक्चर शुड लुक लाइक। कौन सा रूल ब्रेक हुआ है? फर्स्ट, कैसे है? शाबाश, ये तो हो गया पार्ट ए। पार्ट बी बना के दिखाएं मुझे, बताना नहीं है, दिखाना फटाफट। 1 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के बाद ये ना मैं देखूं तो आप कॉपी पेंसिल आप निकाल रहे हो, ऐसी बात नहीं है। 1 मिनट के अंदर मुझे आपने शो करवाना। शाबाश, शाबाश शाबाश। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी करें, शाबाश शाबाश शाबाश। क्या आर्टिस्ट ड्राइंग करते रहते। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। ऑर्डर आईडी 1001, ये 3 दफा क्यों आ रहा है? हाँ शाबाश, ठीक है। और ये सबा खालिद वाला 2 दफा आ रहा है, ओके बेहतरीन बेहतरीन। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो रही थी, आपने उसको बिल्कुल ठीक कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। डी नॉर्मलाइज डाटा को क्या कर दिया? नॉर्मलाइज कर दिया। इसका डी नॉर्मलाइज्ड डाटा था, हमने क्या कर दिया? इसको किधर किया? अच्छा कल का ही कर दिया हुआ है, ओके चलिए ठीक। भाई बात समझ आ गई कैसे नॉर्मलाइज करना है? हर एक को आपने अलग अलग शो करवा देना है। इसमें कोई प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलें। ओके, बी पार्ट, ये जो आपने लिखा है ना, ये बी पार्ट ही है, पढ़ के देखिए क्या है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द करेक्टेड सेल्स रजिस्टर एंड शो फॉर ईच ऑफ 3 ऑर्डर हाउ द इंडिविजुअल रोज वुड अपीयर। शाबाश, ये भी किस बच्चे ने चेक करवाया था? अब मुझे दिखाइएगा सर। ये जैसे ये इस बच्चे ने देखे शो करवाया क्या, हर ऑर्डर, ये कैमरा में नजर आ रहा है ऑनलाइन वाले बच्चों को भी, वैसे सोल्यूशन भी है। यहाँ पे क्या किया उन्होंने, हर ऑर्डर को करेक्ट करके शो करवा दिया। ठीक है, ऑर्डर आईडी आ रहा है, कस्टमर का नाम सेम ऑर्डर आईडी के साथ, और प्रोडक्ट अलग अलग कर दी, जो पहले इकट्ठी आ रही थी वो अलग कर दी। एक कस्टमर के 3 थे, दूसरे के 2 थे, उन्होंने 3 बनाए, 2 बनाए। जिसकी 2 प्रोडक्ट्स उसके 2 बनाए रोज, जिसकी 1 थी उसकी 1 ही। तो ये पार्ट बी है कि पार्ट ए का आंसर है? पार्ट बी का आंसर है। ठीक है, बहुत ठीक है, काफी बच्चे देख लेंगे, वो सोल्यूशन में मौजूद है। चलिए, तो पार्ट ए में हमने बताया कि कौन से वाला रूल ब्रेक हुआ है, और पार्ट बी में हमने उसे ठीक करके बता दिया। आगे चलें नेक्स्ट। अगर इसी तरह अगर किसी केस स्टडी में सेकंड नॉर्मल फॉर्म वायलेट हो रही होगी तो आप ठीक करके बता देंगे? वो जो पीडीएफ के जरिए मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर की थी, तो आपका पीडीएफ है ना, हफ्ते बाद ना वो भूल जाती होती है, तो आपने हफ्ते बाद क्या करना है, वो क्वेश्चन को दोबारा कर लेना। सेकंड क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, रिक्वायरमेंट, identify the characteristics of a data warehouse demonstrated by each of the 4 design principles listed above and briefly justify each identification। डाटा कैरेक्टरिस्टिक्स, वेयरहाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई ऐसा कंसेप्ट है दुनिया में? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट, नॉन वोलेटाइल। ये सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है? नेम के साथ होना चाहिए डाटा, बगैर नेम के ना हो। डाटा क्लास वाइज, सब्जेक्ट वेयर हाउस में डाटा क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हमें मेंटेन करना चाहिए, विदाउट क्लासेस नहीं मेंटेन करना चाहिए, वरना ऐसे लगेगा जैसा डाटा वेयर हाउस में कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो पहला फीचर ये कि सब्जेक्ट वाइज डाटा मेंटेन करना है वेयर हाउस में। और कल हमने पढ़ा था कि हर सब्जेक्ट को फिर क्या कहते हैं अगर सब्जेक्ट वाइज मेंटेन करें? डाटा मार्ट। दूसरा कौन सा वाला प्रिंसिपल है? इंटीग्रेट का मतलब क्या है? डिफरेंट सोर्सेस से जो डाटा आएगा एक सोर्स में मेंटेन करना है। ये क्या था? इंटीग्रेटेड। डाटा को एक जगह में इंटीग्रेट करना है, यानी यूनिफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ओके, अच्छा जरा मुझे बताइए, उसमें पता नहीं कौन सी एग्जांपल ली है, लेकिन मैं आपको पता नहीं यही एग्जांपल है कोई और होगी, बहरहाल मेरे ज़हन में जो है मैं शेयर करता हूं। बताइए, इसमें डाटा मेंटेन हुआ, ये है प्रोडक्ट ऑर्डर है, यहां पे आगे फर्ज कीजिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, फर्ज करें डिस्क्रिप्शन, या प्रोडक्ट साइज, एक और कॉलम आ गया प्रोडक्ट साइज। एक जगह पे लिखा है 1 लीटर कोक, दूसरी जगह पे लिखा है 1L कोक, तीसरी जगह पे लिखा है कोक 1L, फिर लिखा है कोक 1 लीटर। क्या प्रॉब्लम है? डेटाबेस का फॉर्मेट सेम नहीं है। बताइए, डाटा वेयर हाउस में ये जब आप मेंटेन कर रहे होंगे डाटा, तो उसमें कौन से वाला फीचर इस चीज को एडजस्ट करेगा? इंटीग्रेशन। क्योंकि अगर हमारे डिफरेंट वेयर हाउस, डिफरेंट डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में बंदा इस तरीके से लिख रहा होगा, दूसरा इस तरीके से लिख रहा होगा, तीसरा इस तरीके से, तो अगर फर्ज करें, वैसे तो हमें उनको ही समझा देना, ट्रेनिंग दे देनी चाहिए, लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो सकती है, वो 1 लीटर की बजाय कभी कभी 1L लिख देते हैं। अब अगर आपने एक्सेल में काम किया ना डैट, तो आपको पता होगा कि वो दोनों को अलग वैल्यू ट्रीट करता है। 1 लीटर और 1L ये अलग अलग वैल्यू के तौर पे आते हैं। आपने अगर देखना है कि एक दिन में कितने 1 लीटर वाले कितनी कोक सेल हुई है,
तो आप चाहे 1 लीटर को सिलेक्ट करेंगे वो भी गलत होगा, 1 L को सिलेक्ट करेंगे वो भी, क्योंकि एक को सिलेक्ट करेंगे दूसरा स्किप हो जाएगा, दोनों को करना पड़ेगा। और दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो हो सकता है कोई तीसरा भी हो जिसमें लिखा हो लीटर 1 कोक, लीटर 1, भाई ऐसे भी हो सकता है ना। तो इसीलिए ये जो डाटा वेयर हाउस में इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या फीचर होना चाहिए, डाटा इंटीग्रेशन। तीसरा कौन सा था, टाइम वेरिएंट का मतलब क्या है, वेयर हाउस सिर्फ करंट पीरियड के लिए होना चाहिए। टाइम वेरिएंट का मतलब ये है क्या, लॉन्ग टर्म डाटा के लिए, शॉर्ट, ठीक है, स्टोर करने के लिए। क्योंकि हर रोज आपने पिछले 5 साल का डाटा नहीं देखना। आपके मोबाइल में फर्ज कीजिए अगर ऐसी फैमिली की पिक्चर्स हैं आपकी जो मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म है, साल में, जैसे घर में किसी फैमिली मेंबर के जो शादी की तस्वीरें हैं, क्या वो आप हर रोज देखते हैं, नहीं। अच्छा, उसी मोबाइल के अंदर आपका जो PDF है बुक, कैफ 3 DSR आई कैप की फॉर एग्जांपल बुक भी है। अब मुझे बताइए कि आपके मोबाइल में क्या दोनों तरह का डाटा हर वक्त मौजूद होना चाहिए, नहीं, क्योंकि जो बुक है वो तो आपने डेली पढ़नी है, लेकिन जो डाटा आपने कभी कभार देखना है, ठीक है, जैसे फैमिली मेंबर, वो कभी फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं तो तभी प्रोग्राम बनता है कि चलो ये मूवी देख ले, तो क्या वो भी आपके उस डाटाबेस में होनी चाहिए जो डेली बेसिस पे आप मेंटेन करें, नहीं, बिला वजह साइज बढ़ेगा। आप सर्च करेंगे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को तो डाटा चूंकि ज्यादा पड़ा हुआ है तो वो सर्च में डिले करेगा, वो उस डाटा को भी सर्च कर रहा होगा जिसका उससे ताल्लुक ही नहीं, भी समझ रहे हैं, क्योंकि आपने इकट्ठा बनाया। तो डाटाबेस मैनेजमेंट के असूल क्या कहते हैं कि ऐसा डाटा जो आपका पुराना हो, लॉन्ग टर्म वाला हो, उसको, और जो करंट वाला डाटा, इसे इकट्ठा नहीं रखना, क्या करना है, अलग अलग, सिंपल असूल ही है, और जो कि अच्छा असूल है, अच्छा असूल है। तो क्या करें हम, इसको अलग अलग कर दें, डन। ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है डाटा वेयर हाउस का, टाइम वेरिएंट। और लास्ट वाला क्वेश्चन था नॉन वाला डाटा का मतलब क्या है, जो पुराना डाटा है वो चेंज नहीं करना। हाँ, करंट डाटा गलती हो जाए चेंज हो सकता है, लेकिन एक था जो डाटा फाइनल हो गया वो चेंज नहीं हो सकता। करंट डाटा में भी वो कुछ रूल्स होते हैं, याद रखिएगा। अगर कभी, अव्वल तो डाटा चेंज होना नहीं चाहिए, अगर कभी करंट चेंज करने की जरूरत आती है तो उसकी हिस्ट्री रखनी चाहिए, किसने चेंज किया, एडिट हिस्ट्री। गूगल शीट पे अगर आप जाए ना तो उसमें भी एडिट हिस्ट्री होती है ना, देखिए आपने। चलिए, कह रहा है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा वेयर हाउस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ईच ऑफ 4 डिजाइन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स रेलिवेंट है। पहला केस, जी पहला किधर थे हम, अभी स्टार्ट कर। आलमंड एवेन्यू रिटेल ऑपरेट्स ए चेन ऑफ 30 सुपरमार्केट्स अक्रॉस द पंजाब रीजन। मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप ए डाटा वेयर हाउस टू सपोर्ट लॉन्ग टर्म सेल्स प्लानिंग, प्राइसिंग डिसीजन एंड कैटेगरी परफॉर्मेंस एनालिसिस। क्या ये फैसला ठीक है आपके ख्याल में कि लॉन्ग टर्म प्लान डिसीजन के लिए वो डाटा वेयर हाउस बनाना चाहिए, ठीक है? ओके। The IT steering committee has asked the newly appointed data architect to prepare a brief explaining how the proposed warehouse will differ from the existing point of sale database. ये point of sale database कौन सा होता है? Operational database, online transaction processing system. Data warehouse कौन सा है? Online analytical processing. Architect's draft design includes following प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल बताएं, हमने क्या डिसाइड करना है कि हर प्रिंसिपल किस वाले कैरेक्टर को डील कर रहा है, इंश्योर कर रहा है। पहला, वेयर हाउस विल बी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड बिजनेस एरियाज सच एज सेल्स, इन्वेंट्री, कस्टमर लॉयल्टी रादर देन अराउंड डे टू डे ऑपरेशनल ट्रांजैक्शन। ये कौन सा वाला? सब्जेक्ट, शाबाश, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। आगे एक्सप्लेन भी करेंगे कि सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख देंगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे हम कि ये डाटा जो है ये क्योंकि सब्जेक्ट वाइज है, रेलिवेंट इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन आएगी। जब सब्जेक्ट्स में क्लासिफाई किया जाएगा डाटा पे, और हर क्लास में सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन डाटा मेंटेन किया जाएगा, इसलिए ये क्या है? सब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा, इसको दूसरे कंसेप्ट के साथ लिंक कर रहा हूं। सब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो सब्जेक्ट वाइज डाटा मेंटेन किया जाएगा, ये एक असूल है।
तो जो हर सब्जेक्ट जिसको मेंटेन किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं? डेटा मार्ट। शाबाश। आगे चलते हैं सेकंड। सेल्स डाटा कैप्चर्ड फ्रॉम द 30 आउटलेट्स will be standardized into consistent format even though each local point of sale system currently recorded differently. इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड, बिल्कुल इंटीग्रेटेड कह ले, इंटीग्रेशन कह ले, इंटेग्रिटी कह ले, इनका मतलब एक ही है। इंटेग्रिटी, इंटीग्रेशन एक ही है कि डाटा जो आपने इकट्ठा करना है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो, सही फॉर्मेट हो। नेक्स्ट, डाटा फ्रॉम 2016 ऑनवर्ड विल बी रिटेन्ड इन वेयरहाउस टू सपोर्ट मल्टी ईयर ट्रेंड एनालिसिस। क्यों कैसे साबित करें क्यों टाइम पीरियड है? क्योंकि मल्टीपल ईयर्स का डाटा मैनेज किया जा रहा है। वंस डाटा फॉर ए कंप्लीटेड मंथ इज लोडेड इनटू द वेयरहाउस, it will not be modified even if corrections are subsequently made in the operational system. Non volatile. क्यों non volatile? चेंज नहीं किया गया। डन जी। कंसेप्ट लिंक हो रहे हैं आपके केस स्टडी, जो आपने कंसेप्ट सीखे उन्हें केस स्टडी में अप्लाई करना आस्ता आस्ता सीख रहे हैं। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट करें स्टार्ट। ओके सबसे पहले रिक्वायरमेंट से हमें बाज़ औक़ात अक्सर अंदाजा हो जाता है कि वो किस चैप्टर से किस टॉपिक से रिलेट करती है केस स्टडी। केस स्टडी में जरूर पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करिए, बाद में केस पढ़ना है। आइडेंटिफाई द चैलेंजेस फेस्ड बाय बिशवुड रिटेल सिस्टम एंड लिंक ईच चैलेंज टू ए स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑफ OLTP सिस्टम। कह रहा है चैलेंजेस बताएं क्या और लिमिटेशन। OLTP की लिमिटेशन ये कोई कंसेप्ट था ऐसा? मैं तो भूल गया हूं। OLTP की लिमिटेशन भी होती है, ये परफेक्ट नहीं होता। क्या लिमिटेशन होती हैं? कम्प्लेक्स होता है ये। OLTP कम्प्लेक्स कहां से हो गया? एक्सप्लेन। OLTP कह रहे हैं कम्प्लेक्स होता है। कम्प्लेक्स होता है OLTP? कैसे कम्प्लेक्स होता है? हाई ट्रांजैक्शन होती हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन और मुख्तलिफ किस्म की ट्रांजैक्शन होती है। हाँ, डिपार्टमेंटल स्टोर में हर पर्सन एक ही चीज नहीं खरीदेगा, कोई चीज खरीदेगा, कोई दूसरी चीज खरीदेगा। शाबाश शाबाश, ठीक है। ओ दूसरी क्या फीचर कंसेप्ट? भाई केस स्टडी से पहले कंसेप्ट तो रिवाइज कर लें, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास ना समझे, सिर्फ रिवीजन क्लास भी समझे। और कौन सी लिमिटेशन है OLTP की? लिमिटेड एनालिसिस। ये सारे 10, 15, 20 साल का एनालिसिस नहीं करता, सिर्फ ऑनगोइंग करंट स्टेटस होता है। ओके और अच्छा रिसोर्सेज तो नहीं चाहिए होंगे इसके लिए? और रिसोर्सेज कैसे? इसने कौन सा कुछ साल का एनालिसिस करना है? इसका तो था सिंपल एंड शॉर्ट क्वेरीज, ये नहीं एग्री किया था? तो सिंपल एंड शॉर्ट क्वेरीज के लिए क्यों रिसोर्सेज मांग रहे हैं? आप रिसोर्सेज मुझे पता है इसलिए मांग रहे हैं, उसके ऊपर गेम खेलेंगे आप। तो आप ज्यादा रैम, ज्यादा हार्ड ड्राइव, ज्यादा कंप्यूटर क्यों मांग रहे हैं? हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की, ये सुनना चाह रहा था मैं, हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की वजह से। शॉर्ट एंड सिंपल तो है लेकिन स्टिल रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। क्यों? डे टू डे ट्रांजैक्शन होती है, वो हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है। शाबाश। चलिए प्रिंसिपल साहब ने पूछा काउंटर से, भैया बताओ पिछली अटेम्प्ट में कितने स्टूडेंट्स किस सब्जेक्ट में एनरोल्ड हुए थे? कौन सा डेटाबेस में से ये इंफॉर्मेशन निकलेगी? डाटा वेयरहाउस से। डाटा वेयरहाउस में मार्केटिंग का डाटा भी है, एडमिशन का डाटा भी है, टेस्ट का डाटा भी है, टीएस का डाटा भी है, टीचर का डाटा भी है। तो इसका मतलब डाटा वेयरहाउस को कैसे मेंटेन किया गया है? डाटा मार्ट के जरिए से। लेकिन अगर प्रिंसिपल साहब पूछे कैशियर से, भैया आज की कलेक्शन कितनी है, ये क्या है? ऑनलाइन। और कैशियर कहेगा सर बताता हूं, अभी थोड़ी देर इंतजार कर लें। प्रिंसिपल साहब कहेंगे भैया इतनी बड़ी क्वेरी मैंने जिस बंदे को कही पिछले सेशन की, वो तो उसने 5 मिनट में बता दी मुझे, और तुम कह रहे हो कि आधे घंटे बाद बताता हूं। क्यों?
कैसा स्टूडेंट अभी आ रहे हैं, मैं तो रूटीन का डाटा मेंटेन कर रहा हूँ ना, ट्रांजैक्शन की तादाद ज्यादा है, हर 2-4 मिनट बाद कोई ना कोई स्टूडेंट आ जाता है, मैं इधर गिनना शुरू करूंगा कलेक्शन तो 2-4 मिनट बाद स्टूडेंट आ जाता है, हाई वॉल्यूम ज्यादा है। इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में क्वेरी चाहे सिंपल हो, लेकिन चूंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हाई होती है, हमें रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। वो कहेगा सर बता दो, देता हूं, वायदा जल्दी जवाब चाहिएगा, साथ में एक और मुझे सब कैशियर पॉइंट करें यहाँ पे, क्योंकि लोड ज्यादा, ट्रांजैक्शन ज्यादा है। रिकमेंड प्रैक्टिकल मेजर्स which would retail system could take to address the challenges identified in part A। कह रहे पहले बताओ मसला क्या है और फिर बताओ इसका हल क्या है। बताओ मसला क्या है और ये मसला किस लिमिटेशन से रिलेट करता है, फिर उसका हल भी बताओ। ये सोल्यूशन या स्ट्रेटजीज आपको कभी कभी पूछेगा कि अक्सर पूछेगा, डीएसआर की केस स्टडी में अक्सर पूछेगा। Which would retail system runs the point of sale infrastructure for 180 retail outlets। पॉइंट ऑफ सेल से क्या पता चल रहा है, ऑपरेशनल डाटाबेस है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है। 180 रिटेल आउटलेट से क्या पता चल रहा है, हाई वॉल्यूम। शाबाश, ये कंसेप्ट लिंक होना शुरू हुए। अंडर द सेम सुपरमार्केट ब्रांड द सिस्टम प्रोसेस कस्टमर बिलिंग, लॉयल्टी पॉइंट रिडेम्पशन and stock adjustments in real time across all outlets। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग रियल टाइम में काम करती है, इंस्टेंटली करती है। ओके, ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर द आईटी हेड हैज ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग डिफिकल्टीज। ये डिफिकल्टी उसे आई है, अब हमने ये डिफिकल्टी से बतानी है उसे, और ओएलटीपी की लिमिटेशंस। इसका मतलब जो डिफिकल्टी आई है वो ओएलटीपी की वजह से आई है, उसमें शायद उसका अपना कसूर नहीं है, जो डाटा आईटी हेड है। द डाटाबेस डिजाइन हैज बिकम डिफिकल्ट टू मॉडिफाई बिकॉज ईच न्यू फीचर रिक्वायर चेंज अक्रॉस मैनी क्लोजली लिंक्ड टेबल्स। बताइए ये किससे रिलेट करता है, कॉम्प्लेक्सिटी से। क्या कॉम्प्लेक्स होता है ये डाटाबेस? कॉम्प्लेक्स कैसे होता है? क्योंकि छोटे छोटे बहुत से टेबल्स हैं, उनके आपस में रिलेशन क्रिएट कराना। तो अगर एक गलत लिंक क्रिएट हो जाए तो क्या होता है भला, सारे टेबल का गलत फार्मूला लग जाएगा। तो इसीलिए ये डिफिकल्ट टू मेंटेन। अच्छा, तो ये किस लिमिटेशन से रिलेट करता है, कॉम्प्लेक्सिटी से। हल क्या है इसका, हल क्या है इसका बताइए। लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में आईटी हेड ने ऑब्जर्व किया है डेटाबेस डिजाइन में डिफिकल्टीज हैं, क्योंकि न्यू फीचर अगर रिक्वायर करे तो बहुत से क्लोजली लिंक्ड टेबल्स में भी लिंक जो है करना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हर टेबल एक दूसरे के साथ लिंक्ड है तो मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है हल्का सा कि शायद लिंकिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो एरर हो जाता है। हल्का सा, उसने क्लियरली जिक्र नहीं किया इसका, तो आप आर्गू कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसी फील आई है कि लिंकिंग टू मच है। तो क्या करना चाहिए भाई, कुछ डाटा जो है वो थोड़ा लिंक्स कम कर देने चाहिए, खत्म कर देने चाहिए, जिनकी वजह से ज्यादा एरर आ रहा हो। ठीक है जी, तो ये एक हमारा हो गया प्रॉब्लम। फिर when the marketing team recently requested a 5-year comparison of basket size across outlets, the report either failed to run or severely slowed down front counter billing। मार्केटिंग टीम, ये मार्केटिंग ना बंदा किधर है, मैंने उसे गोली मार दी है। मार्केटिंग टीम वाले बंदे को मैंने नहीं छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना, क्यों नहीं छोड़ना? मार्केटिंग वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत। क्यों? ओएलटीपी में 5 ईयर का डाटा। शाबाश, 50 रुपए दे भाई को, शाबाश 50 रुपए। ओएलटीपी में 5 ईयर का डाटा क्यों सर्च कर रहे हो? वो थक जाएगा, वो तो बना ही नहीं उसके लिए जो काम आप उससे करवा रहे हो। हाँ, ये डाटा वेयर हाउस। अब इसका हल क्या है कि आप जो लॉन्ग टर्म डाटा है उसके लिए अलग क्वेरीज के लिए अलग से डाटा वेयर हाउस बनाएं। लॉन्ग टर्म क्वेरीज के लिए अलग से सिस्टम यूज करें, ओएलएपी वाला। ओएलटीपी से ओएलएपी वाला काम ना लें भाई, ना लें, खुदा का खौफ करें। वो छोटी छोटी क्वेरीज के लिए थोड़ी देर के बाद थक जाता है वो।
तो जाहिर है वो या तो एंड पे कहेगा मेरे से काम नहीं होता, या स्लो 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 करेगा काम। ये ऐसा ही है। एआई मॉडल में आपने देखा है, आप यूज करते होंगे तो उसमें अमूमी तौर पे हर जो एलएलएम है उसमें दो ऑप्शन, एक होता है इंस्टेंट क्वेरी, इंस्टेंट जवाब चाहिए, एक होता है थिंकिंग मॉडल। सुना है आपने? ये वही एग्जांपल है। जो इंस्टेंट मॉडल हो, क्या आपकी जो शॉर्ट एंड सिंपल क्वेरीज होती हैं उनके लिए कौन सा मॉडल सेलेक्ट करते हैं? इंस्टेंट मॉडल। और जो कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती हैं, थिंकिंग मॉडल। ठीक है, इंस्टेंट वाले से आप अगर कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछेंगे तो वो क्या करेगा? स्लो, हाँ बिल्कुल, वो गलती करेगा या स्लो आंसर देगा। ठीक है, हमारे जो जब मैंने बाजू कहा था ना, कोई सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहा होता ना कि भी मेरा सॉल्यूशन है, थोड़ा एआई से भी आइडिया ले ले, और बाजू कहा था आपको पता है कि एआई भी अच्छा आइडिया है। समटाइम ऐसा होता है, असूल क्या है, एआई को कंप्लीटली अपने काम में आपने यूज नहीं करना, ठीक है, उसको सप्लीमेंट करना है, पूरा रोल नहीं देना। तो क्या है, जैसे मेरे सामने केस स्टडी है, उसका सॉल्यूशन मैंने मेन पॉइंट्स लिख दिए, इसमें ये मसला, ये मसला, ये मसला, ये मसला। फिर मेरी आदत है हर क्वेश्चन को मैं एआई के जरिए से भी गुजारता हूँ कि भैया ये क्या, और कई दफा वो एक दो पॉइंट्स एडिशनल दे देता है जो मेरे जहन में नहीं आते। फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं रीड कर लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो अच्छा, अब अगर तो क्वेश्चन केस स्टडी हो ना ये डीएसआर की या लॉ की, तो मैं उसके लिए अमूमी तौर पे जो इंस्टेंट मॉडल होता है वो यूज़ करता हूँ, क्योंकि इतना कम्प्लेक्स नहीं है। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, जैसे फाइनेंस का, बीआईए का क्वेश्चन है, फाइनेंस पोर्शन का, बजटिंग का है, उसका मैंने उससे सोल्यूशन उसे कहना ना, जरा मुझे दिखा फिगर्स मैच करती हैं कि नहीं करती। इंस्टेंट मॉडल कभी भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि इंस्टेंट मॉडल यूज़ करके देखा हुआ कई दफ़ा वो गलत आंसर दे देता है। वो गलत है, क्यों? वो उसके लिए बना ही नहीं है, इसमें उसकी गलती नहीं है, उसके लिए बने। तो क्या हमने सीखना है, हमारा डाटाबेस जो है, डाटा वो कौन से वाला डाटा किस पर्पस के लिए बना है, उसका वही इस्तेमाल करना है उससे। तो भैया ऑनलाइन ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग से, ऑपरेशनल डाटाबेस से, ऑपरेशनल डाटाबेस कैसे पता चलता है? पॉइंट ऑफ सेल से, डेली सेल्स को रिकॉर्ड करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेशनल डाटाबेस होता है। इससे आप कौन सा काम ले रहे हैं? 5 साल का। गलत कर रहे हैं भैया। हल क्या है इसका? अच्छा, इसमें फीचर कौन सा था? फीचर पूछा उसने? नहीं, ये फीचर वाला नहीं है, सॉरी, वो पिछला का। हाँ, लिमिटेशन कौन सी है इसमें? लिमिटेड एनालिसिस। शाबाश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद क्या है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग कॉस्ट हैव आल्सो राइजन शार्पली बिकॉज द सिस्टम इज कंटिन्यूअसली हैविंग ए वेरी हैवी ट्रांजैक्शन लोड। कौन सा? क्या करें? रिसोर्सेज को ऐड करें, बजट अप्रूव करें, रिसोर्सेज तो ऐड करने पड़ेंगे कि ट्रांजैक्शन को कम कर दें, उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया करें, उसको ना किया करें। ऐसे नहीं होता। ठीक है, इतनी कॉस्ट कटिंग नहीं, हर जगह पे कॉस्ट कटिंग नहीं करनी। क्लियर? 3 इश्यूज आए थे। कौन कौन सा इश्यू था? पहला इश्यू क्या था? कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा इश्यू लिमिटेड एनालिसिस। तीसरा इश्यू रिसोर्स एनालिसिस। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलिए, केस स्टडी हो गई कंप्लीट। बोनस कंसेप्ट, शाबाश, ये हमारी बहन बताएंगे बोनस कंसेप्ट। ये उसने बोला है कि डाटा लोड होता है आगे चल के। ये लोड की 2 टाइप्स होती हैं। क्या क्या टाइप? मेरा ये ख्याल है, एक होती है डिपेंडेंट लोड, कोई नहीं बोलेगा, और डिपेंडेंट लोड है, और एक है इंडिपेंडेंट लोड। शाबाश, बताएं बताएं बहन, आप हाँ जी, हाँ जी। डिपेंडेंट लोड होता है और एक इंडिपेंडेंट, यही सही टाइप्स है ना? लोड की 2 टाइप्स है, ये सही टाइप। ये हो गया डाटाबेस में। ये भाई बताएगा, ये मेरा नाम रोशन करेगा। शाबाश। हाँ, इनिशियल लोड है, इंक्रीमेंटल लोड है। इंक्रीमेंटल लोड में ज्यादा एफर्ट्स होती है, ज्यादा डाटा लोड होता है। इनिशियल में ज्यादा होता है, हाँ, इनिशियल में फुल होता है। शाबाश। इंक्रीमेंटल में कौन सा डाटा होता है? जो चेंज हो, जो सिर्फ चेंज हो, या न्यू क्रिएट हुआ या चेंज हुआ, सिर्फ वही। ओके, ये क्लियर हो गया। आगे चले, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं हम। 19, ये 14 हो गया था ना, ये 18 भी हो गया, 3 हो गया। 19,
रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन द एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड स्टेज, ये तो वही आ गया ETL। अच्छा ये अप्रोच ETL है, क्या मैं इसको ELT कर लूं? नहीं करना, नहीं करना है। ये जो टेक्निकल टर्म्स होती है ना, इनको चेंज नहीं करना। बाकी आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहे तो करें, वो अच्छा है, वो करें। टेक्निकल टर्म्स को चेंज नहीं करना। भाईजान ने डाटा मार्ट की कोई आसान सा लफ्ज अल्टरनेट ढूंढ लिया, वो उनको याद रहता है ब्रांच, डाटा ब्रांच, क्या वो यूज कर सकते हैं डाटा ब्रांच? नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। टेक्निकल टर्म्स को चेंज नहीं करना DSR में। बाकी रूटीन की टर्म, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर एक्सप्लेन करने हैं, वो करें, वो दबा के करें चेंज, वो कोई मसला नहीं है। टेक्निकल कंसेप्ट्स के जो अल्फाज है वो चेंज नहीं होते। Explain the extract, transform, load stages of ETL process as they would apply to the data pipeline proposed by Juniper Grocers। हाँ, ये क्या पूछ रहा है, मुझे तो समझ नहीं, दोबारा पूछ देखते हैं। एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, लोड स्टेज एक्सप्लेन करो, जो कि अप्लाई करेंगे जो ऊपर उसने डाटा प्रपोज किया है। अच्छा, ऊपर उसने कोई प्रपोज किया हुआ है तो हमने बताना है कि उस डाटा को सामने रखते हुए कि ETL के स्टेजेस क्या है। यानी ऊपर जो उसने जो भी प्लान किया होगा हम उसे बताएंगे ये वाला पहली स्टेज है, ये वाली दूसरी स्टेज है, ये वाली तीसरी। रिक्वायरमेंट से मैं सही समझ पा रहा हूं क्या? गिविंग वन स्पेसिफिक टास्क और एक्टिविटी दैट द पाइपलाइन वुड परफॉर्म एट ईच स्टेज। हाँ बिल्कुल, हेडिंग भी दे देंगे और साथ में टास्क भी बता देंगे। एक्सप्लेन करना है, यानी पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है कि आपने तीनों स्टेजेस को एक्सप्लेन करना है और जो उसने प्लान बताया हुआ है उसमें से एक्टिविटीज हर स्टेज के साथ लिंक करनी है। तो एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डाटा एक्वायर करना। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है? हाँ, क्लींजिंग करना। और लोड का मतलब क्या है? स्टोर करना। शाबाश शाबाश शाबाश। आइए जरा, जुनिपर ग्रोसर्स एन ऑनलाइन ग्रोसरी रिटेलर डिलीवरिंग इन कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद हैज जस्ट अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल डाटा वेयरहाउस to support demand for costing and category planning। इसमें जो मुझे सबसे अहम लफ्ज मिला ना, वो मिला डाटा वेयर हाउस का। डाटा वेयर हाउस ऑपरेशनल डाटाबेस नहीं है। The data engineering team has been asked to design the data pipeline for the warehouse। डाटा इंजीनियरिंग टीम को कहा भैया डिजाइन करो तुम, हमने ये सप्लाई करना है, हमें एक बेहतरीन किस्म का सिस्टम डिजाइन करके दो। टीम से क्या बोला? हमें एक बेहतरीन किस्म का डाटा वेयर हाउस सिस्टम डिजाइन करके। टीम आ गई, टीम ने कहा मसला ही कोई नहीं। उनका डाटा रिक्वायर्ड फॉर द वेयर हाउस करंटली सिट्स इन सेवरल प्लेसेस, यानी बहुत सी प्लेसेस पे करंटली डाटा होता है। जो वेयर हाउस के लिए डाटा चाहिए वो कहाँ पे मेंटेन हो रहा है? सेवरल प्लेसेस पे। कराची में कुछ होगी जगह, कुछ लाहौर में। डेली ऑर्डर रिकॉर्ड्स आर हेल्ड इन द इन हाउस ऑर्डर मैनेजमेंट डाटाबेस, जो यानी उनका अपना डिफरेंट लोकेशन पे डाटा है वहां पे, यानी जो उनका ऑपरेशनल डाटाबेस होगा, इन हाउस ऑर्डर मैनेजमेंट। कस्टमर फीडबैक डाटा इज रिसीव्ड एज वीकली CSV एक्सपोर्ट। CSV क्या है? कोमा सेपरेटेड फाइल होता है। CS ये एक्सेल की फाइल की तरह होती है। CSV कोमा सेपरेटेड, वी भूल गया क्या है, सेपरेटेड फाइल है गालिबन, बहरहाल चले जो भी है, यानी ये फाइल है। वो कह रहा है कि जी एक स्पेसिफिक फाइल का फॉर्मेट है, हमें डाटा सारा इस फॉर्मेट में मिलता है थर्ड पार्टी सर्वे टूल से। एंड सप्लायर डिलीवरी इंफॉर्मेशन अराइव्स थ्रू एन API फ्रॉम ईच सप्लायर्स ऑन सिस्टम। अब ये क्या कह रहा है? क्या हो रहा है? ये कलेक्ट हो रहा, कलेक्शन हो रही है, डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्शन हो रही है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में कलेक्शन हो रही है। ये वाला फेज कौन सा हुआ? एक्सट्रैक्ट वाला। देखें कौन कौन से सोर्स से इंफॉर्मेशन मिल रही है। डेली ऑर्डर्स इंटरनल डाटाबेस है, कस्टमर फीडबैक जो है वो CSV स्पेसिफिक फाइल फॉर्मेट है, इसमें रोज कॉलम होते हैं, और सप्लायर डिलीवरी इंफॉर्मेशन API के जरिए से। तो ये सारी एक्टिविटी हमारी आ जाएंगी। किस स्टेज में आएंगी? एक्स्ट्रा। उसमें एक एग्जांपल मांगी थी, हम 3 फिट कर देंगे। ये तीनों अलग अलग सोर्सेज है ना। फिर
Customer identifiers data formats and currency symbols across these sources, and some records include missing postal codes and duplicate entries. ये तो मसले मसाइल का जिक्र करना शुरू कर दिया. ये क्या है? ट्रांसफॉर्म करना. The chief data officer has asked the team to present the proposed data preparation workflow to the board, clearly walk through the steps the pipeline will perform before any data enters the warehouse. तो भैया ये एक्सट्रैक्ट बोल दिया, ट्रांसफॉर्म बोल दिया, लोड स्टेज कहां पे है? लोड स्टेज कहां पे होगी? हाँ, लोड वेयरहाउस में ये जो सेंट्रल डाटा वेयर वो जो बना रहा है सिस्टम, डाटा वहां पे लोड होगा. ठीक है, डाटा पाइपलाइन फॉर द वेयरहाउस, यानी वो जो डाटा डिफरेंट जगहों से इकट्ठा हो रहा है, हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ ए सेंट्रल डाटा वेयरहाउस. ये सारा डाटा जो मुख्तलिफ जगहों से आप इकट्ठा कर रहे हैं, ये इकट्ठा करके जब इस वेयरहाउस में ट्रांसफर करेंगे, ये है लोड स्टेज. यह है लोड स्टेज. एक्सट्रैक्ट स्टेज क्या है? 3 जगहों से डाटा कलेक्ट हो रहा है. ट्रांसफॉर्म स्टेज क्या है? ये जो स्पेसिफिक एरर्स हैं इनको क्लीन किया जा रहा है, क्लींजिंग. और लोड स्टेज क्या है? ये मुख्तलिफ जगहों से जो डाटा आ रहा है उसको क्लीन करके सेंट्रलाइज स्टेज में स्टोर करना है. सेंट्रलाइज कौन से वाला है? सेंट्रलाइज का जिक्र किधर? ये सेंट्रल डाटा वेयरहाउस. समझ गए? इन शॉर्ट एक सेंटेंस में बताया क्या एक्टिविटीज हो रही है. मुख्तलिफ जगहों से डाटा आ रहा है, क्लीन करके स्टैंडर्डाइज करके सेंट्रल वेयरहाउस में ट्रांसफर कर रहे हैं. बस ये आपने से ETL में डिवाइड कर दिया. इस सारे प्रोसेस को आपने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. किस किस हिस्से में? एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? एक्टिविटी यही जो बताई है, ये 3 जगहों से रिसीविंग डाटा, ये एक्टिविटी है. यानी पहले तो जनरल बता देंगे ना आपके एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है, डाटा जो है कलेक्ट करना. फिर इस केस के मुताबिक बताएंगे इसमें डाटा कलेक्शन कहां पे हो रही है. ये डेली रिकॉर्ड, डेटाबेस, कस्टमर फीडबैक, CSV फाइल और सप्लायर डिलीवरी इंफॉर्मेशन थ्रू API. ये स्पेसिफिक एग्जांपल है हमारी एक्टिविटीज जो हो रही हैं. डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट की होती है जनरल अल्फाज में, और जो वो केस दे के अगर एग्जांपल पूछे तो वो केस वाली एग्जांपल आपने रिलेट करनी है. यानी कहा उसने क्या पूछा है, ETL के प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दो और केस में से जो जो एक्टिविटी जिस प्रोसेस से रिलेट कर रही है वो बता दो. ओके, नेक्स्ट लास्ट कह रहा है जी, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द टाइप ऑफ डाटा स्टोर बीइंग प्रपोज्ड बाय चीफ डाटा ऑफिसर. टाइप्स ऑफ डाटा स्टोर. डाटा स्टोर की कौन सी टाइप्स होती हैं? बता नहीं, शायद वो आगे केस पढ़ के समझ आए. Also state any 2 benefits that Rosemary Pharma distributors can expect from this approach. और 2 बेनिफिट्स भी बताने हैं डाटा स्टोर के, टाइप भी बतानी है, टाइप ऑफ डाटा स्टोर, 2 बेनिफिट्स भी बताने. ओके, ब्रीफली एक्सप्लेन 2 टाइप्स अवेलेबल फॉर द प्रपोज्ड डाटा स्टोर. यानी पहले डाटा स्टोर को बताओ टाइप क्या है, पहले बताओ डाटा किस टाइप में स्टोर हो रहा है, फिर उस टाइप की टाइप्स बताओ. ये कह रहा है, यहां पे कह रहा है बताओ डाटा स्टोर किस टाइप में हो रहा है. नीचे क्या कह रहा है, उस डाटा स्टोर की टाइप बताओ. टाइप की टाइप होंगी कोई, अब देख लेते हैं. इंडिकेटिंग विच ऑफ द 2 वुड बी मोर सुटेबल फॉर रोजमेरी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर. अब बताओ कि जो 2 टाइप्स है इनमें से कौन से वाला सूटेबल है. फैसला करो, डिसीजन मेकिंग करो. कह रहा है रोजमेरी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स operating a central data warehouse that consolidates sales, inventory, customer, regulatory and logistic data. Subject wise data में है ये. मेरे लिए अहम अल्फाज इसमें क्या है, data warehouse. Over the past year, the marketing, finance and supply chain teams have each complained that analytical queries they run on the central warehouse took too long and often return data irrelevant to their स्पेसिफिक नीड्स. वो कह रहा है भैया कुछ गड़बड़ है, क्वेरीज बहुत ही लॉन्ग होती है. कौन कौन ये कंप्लेन कर रहा है, मार्केटिंग वाला, फाइनेंस वाला. कह रहा है फॉर एग्जांपल द मार्केट. और अच्छा मुझे ये लग रहा है फिर
अगर ये क्वेरी ज्यादा हो रही है ना, तो इसका मतलब है इन्होंने डाटा वेयर हाउस के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं की होगी सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन की होती ना, तो ऐसे डिले ना करता। आपको एग्जांपल दी थी ना कि बुक में से अगर आपने कोई क्वेरी पूछनी है, एक ऑप्शन है हर चैप्टर अलग अलग बना के उसको दे, तो वो क्या करता है, पहले चैप्टर की हेडिंग पढ़ के देख लेता है इस क्वेरी का किस चैप्टर से ताल्लुक है, और फिर सिर्फ उसी चैप्टर को ओपन करेगा। ठीक है, ये एक टेक्निक होती है। तो बताइए, बगैर चैप्टर्स की डिवीजन किए बुक दे देनी चाहिए कि चैप्टर्स की डिवीजन करनी चाहिए? यही वो कंसेप्ट यहाँ पे समझा रहा है कि डाटा वेयर हाउस है। जैसे अगर चैप्टर की रिवीजन ना हो, डिवीजन आपसे पूछा जाए कंसेप्ट ढूंढो, आपको हर जगह से ढूंढना पड़ेगा। चैप्टर की डिवीजन हो तो पहले आप क्या फैसला करते हैं, क्वेश्चन को फॉर ये किस चैप्टर में से है, और फिर उस चैप्टर में से आपका थिंकिंग प्रोसेस शॉर्ट हो जाता है। अगर चैप्टर ना हो तो ये आपको थिंकिंग प्रोसेस यही यहाँ पे डाटा वार्ड। तो यहाँ मुझे लगता है कि जैसे ये डाटा वेयर हाउस तो मेंटेन कर रहा है, उस डाटा वेयर हाउस के अंदर सारा डाटा इकट्ठा ही किया हुआ है। ये इसने फाइनेंस का, मार्केटिंग का, सप्लाई चेन का अलग अलग नहीं किया हुआ, इसीलिए क्वेरी डिले आ रहा है, इररेलेवेंट आ रहा है आंसर, यानी डाटा मार्ट नहीं बनाया। क्या लग रहा है आपको? आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केटिंग टीम स्पेंड्स 20 मिनट्स filtering out inventory and logistic feeds just to analyze campaign response rates, while the supply chain team waits in the queue to run route optimization queries because the warehouse is already loaded with unrelated marketing reports. ठीक है, मार्केटिंग वाले का अलग मसला है, वो कह रहा है कि हमें जो है वो इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक में वेट करना पड़ता है, और सप्लाई चेन वाले का अलग मसला है। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई मार्केटिंग वाले ने अपना सारा सामान उधर बखेरा हुआ है और मैं अपना डाटा कहां सर्च करूं। मसले समझ रहे हैं? चीफ डाटा ऑफिसर हैज प्रपोज्ड क्रिएटिंग सेपरेट स्मॉलर डाटा स्टोर्स फॉर ईच डिपार्टमेंट टू रिड्यूस द लोड ऑन द सेंट्रल वेयर हाउस, ताकि हर एक अपने अपने डाटा वेयर हाउस में जाके सर्च करे, हर पर्सन सारे डाटा को सर्च ना कर रहा हो। बड़ा सा हाल दे दिया, ये सारे 4 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट हैं, उनको कहा आप सब ने इधर रहना। ये बेहतर है कि उस बड़े हाल के 10 छोटे छोटे कमरे कर दिए जाए। अब अगर गैस करें, बड़े हाल में इस भाई ने अपने जूते ढूंढने हैं, तो वो ज्यादा टाइम लगेगा या कि जब छोटे छोटे कमरे बन जाएंगे? ज्यादा टाइम कब लगेगा? बड़े हाल में, क्योंकि बड़े हाल में 10 लोगों का डाटा मौजूद है। अब छोटे छोटे कमरे, हर एक को पता भी मेरा सामान इस कमरे में है, वो जाके उसी कमरे में ढूंढेगा, पूरे को तो नहीं ढूंढेगा, पूरे वेयर हाउस को। यहाँ पे वो यही कह रहा है, करंटली सिस्टम क्या चल रहा है, पूरे वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउस में सर्च चल रही है। कह रहा भैया अलग अलग करो इनको, ठीक है, ताकि हर एक बंदा फास्टर और फोकस्ड एक्सेस मिले डाटा। अब आते हैं वहां पे, आइडेंटिफाई ब्रीफली एक्सप्लेन टाइप ऑफ डाटा स्टोर बीइंग, कौन सा टाइप डाटा स्टोर है ये डाटा स्टोर कौन किस टाइप का है, यानी क्या किसकी तरफ इशारा कर रहा है? डाटा मार्ट। तो कौन सा स्टोर से मुराद कि वो डाटा मेंटेन करने के लिए क्या सेटअप होना चाहिए? डाटा मार्ट। 2 बेनिफिट्स बताइए, एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी है। ओके, वैसे उसने खुद भी बता दिया है, थोड़ा सा आप अपनी अकल इस्तेमाल करें ना, अकल इस्तेमाल करें तो बेनिफिट खुद भी बता दिए। क्या? फास्टर क्वेरी, फोकस्ड एक्सेस, स्पीड एंड फोकस। थोड़ा सा अगर दिमाग इस्तेमाल करें, आंसर यहां से मिल गया। ब्रीफली एक्सप्लेन द 2 टाइप्स अवेलेबल फॉर द प्रपोज्ड डाटा स्टोर, यानी डाटा डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिकेटिंग विच ऑफ द 2 वुड बी मोर सूटेबल फॉर रोजमेरी, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट। कितने स्टूडेंट कहा है डिपेंडेंट डाटा मार्ट बेहतर है कि डाटा पहले वेयर हाउस में, वेयर हाउस के जरिए से आए, और कितनों का ख्याल है इंडिपेंडेंट बेहतर है? डिपेंडेंट ज्यादा बेहतर है। डिपेंडेंट किस लिए बेहतर है? नहीं, वो डाटा मार्ट तो हर जगह पे हो रहा होगा। सवाल ये नहीं है कि डाटा मार्ट होना चाहिए कि नहीं, सवाल ये है कि डाटा मार्ट है, उसे अपना डाटा वेयर हाउस से रिसीव करना चाहिए।
वेयर हाउस से रिसीव करना चाहिए या कि डायरेक्टली सोर्स से इकट्ठा करना चाहिए डाटा मार्ट? मेरा ये ख्याल है हाइब्रिड अप्रोच हो। जैसे इन्वेंट्री कौन कौन से वाला काम था, उसने बताया हुआ कौन कौन सा डाटा कहां से इकट्ठा हो रहा है, कहां बताया? तो मार्केटिंग का डाटा अमूमी तौर पे आउटसाइड सोर्सेज जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट्स वगैरह वहां से जनरेट होता है, तो वो डायरेक्टली एपीआई के जरिए से इंफॉर्मेशन आ सकती है विदाउट डिले। और जो दूसरी इंफॉर्मेशन हो जैसे इंटरनल इंफॉर्मेशन जैसे सेल्स की, जैसे परचेज की, तो उसके लिए वो डाटा मार्ट डिपेंडेंट हो। यानी अगर इंटरनल डाटा है, डाटा कहां से इकट्ठा कर रहे हैं? इंटरनल डाटा है, इंटरनल डाटा के लिए डिपेंडेंट बेहतर है। और जहां अगर डाटा कलेक्ट हो रहा है एक्सटर्नल सोर्स से, इंडिपेंडेंट, ताकि डायरेक्टली विदाउट डिले डाटा उनके पास आ जाए। लेकिन बहरहाल इसका कोई हार्ड एंड फास्ट डिसीजन नहीं, आपकी अपनी जजमेंट है, आपने रीजनिंग एक्सप्लेन कर देनी है कि इंडिपेंडेंट आप रिकमेंड कर रहे हैं कि डिपेंडेंट डाटा। डाटा मार्ट की दो टाइप्स है ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिसीजन कुछ भी हो आपने उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। मैं थोड़ा सा हाइब्रिड किस्म का सोल्यूशन रिकमेंड करूंगा कि अगर डाटा जनरेट हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है इंटरनली, तो वो डिपेंडेंट डाटा मार्ट बेहतर है। और अगर डाटा कलेक्ट किया जा रहा है एक्सटर्नल सोर्स से, तो वो डायरेक्ट बेहतर है, ताकि विदाउट डिले इंफॉर्मेशन आ जाए, एक स्टेप निकल जाएगा, इंफॉर्मेशन क्विकली डाटा मार्ट में आ जाएगी, जिसने यूज करना है वहां से यूज कर सकता है। क्लियर जी? कुछ कुछ समझ आया? केस स्टडी के साथ कुछ कुछ कंफर्टेबल हुए आप? नहीं अभी नहीं हुए, अभी नहीं अभी। अच्छा अभी असाइनमेंट आपने करनी है आज की, ठीक है? कल के लेक्चर में फिर हम देखेंगे कि आपको कितनी कुछ समझ आई। कोशिश करनी है हमने कि टर्म टेस्ट से पहले पहले स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो जाए हमारी। अब कल की जो केस आज होम असाइनमेंट दिया वो डिफरेंट चैप्टर्स की। आज होम असाइनमेंट किस चैप्टर की है भला? 5 की है। हाँ अभी चला कल 5 डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ इस बहाने से आपका टर्म टेस्ट से पहले रिवीजन भी हो रही है और केस स्टडी के प्रैक्टिस भी हो रही है। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।